तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि रोल ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसका दूसरा नाम हम ड्रग डिस्कवरी भी इसको दे सकते हैं कि हमने देखना है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ड्रग डिस्कवरी में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या रोल है। ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं। So starting from the definition of bioinformatics as defined by National Center for Biotechnology Information, aims of bioinformatics is to store and arrange, to analyze and to interpret the vast amount of large data. बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो मेन पर्पस है वो यही है कि आपके पास बहुत सारा डाटा होता है जिसको वैसे नॉर्मली आप किसी यूज़ में नहीं ला सकते थे, बट बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने बहुत हद तक इसका जो यूज़ है उसको ईजी बना दिया है। टू स्टोर एंड अरेंज, टू एनालाइज एंड टू इंटरप्रेट द वास्ट अमाउंट ऑफ लार्ज डाटा, ये इसके मेन एम्स हैं। ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के। So the definition of bioinformatics was illustrated by scientist Lopresti in 2008, जिसने इसमें मर्ज किया बायो कंप्यूटर साइंस को बायोलॉजी के साथ, और उसने कहा कि जब आप कंप्यूटर साइंस को बायोलॉजी के साथ मर्ज करते हैं तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो बनती है। सो व्हाट इज़ ड्रग? इन फार्माकोलॉजी, ड्रग इज़ एनी केमिकल एजेंट दैट अल्टर्स दी बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ टिश्यूज़ और ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फार्माकोलॉजी में इसको ये डेफिनेशन दी गई कि ड्रग जो है वो एनी केमिकल एजेंट है जो कि बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ टिश्यूज़ और ऑर्गेनिजम्स को चेंज कर सकती है। ठीक है, एक ऐसी चीज़ है जो कि इन दोनों प्रोसेसेस को चेंज कर सकती है। सो डेवलपिंग अ न्यू ड्रग इज़ अ लेंथी, रिस्की एंड इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर वेरी एक्सपेंसिव। कि ये बहुत कोई आसान बात नहीं है कि आप ड्रग जो है वो एकदम से डिस्कवर कर लें। जैसे आजकल सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन आ गई है कोरोना की, तो वही कोरोना की वैक्सीन तो आ गई है लेकिन उस तरीके से नहीं आई जो तरीका साइंटिफिक वे में यूज़ होता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च अवेलेबल फॉर एनीथिंग। तो जब आप उस पर काम करते हैं तो देन यू कैन से कि आप जो है यू कैन यूज़ इट फॉर एनी गुड पर्पस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस पेंडेमिक ने इतना टाइम ही नहीं दिया कि उस पर रिसर्च हो सकती। ठीक है, तो इस वजह से वी कैन नॉट, आई पर्सनली कैन नॉट रिकमेंड, बट ड्यू टू रीजंस बिहाइंड दिस पेंडेमिक वी कैन यूज़ इट। ठीक है, ये एक वो बात है कि जिसके बगैर हमारी कोई चॉइस नहीं है, बट इस पर उस तरीके से रिसर्च अभी हुई नहीं है कोविड पर कि इसकी वैक्सीन बनाई जा सके, बिकॉज साइंटिस्ट अभी तक खुद श्योर नहीं है। थिंग्स आर वेरी अनसर्टेन एंड वेरी अनप्रिडिक्टेबल। अच्छा, स्टेजेस में अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी स्टेजेस जो हैं वो ड्रग्स की डिलीवरी में, उस डिस्कवरी में उसका रोल है। कुछ स्लाइड्स इसमें ऐसी हैं जिनका आपको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे मैं उनको खुद ही से स्किप कर रही हूँ, और जो स्लाइड ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी स्टेजेस जो हैं वो इसकी डिस्कवरी में ज़रूरी है। ये डायग्राम देख लें आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला इसमें है कि आइडेंटिफाई द डिज़ीज़, के पहले आपने डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने कहा कि आइसोलेट प्रोटीन इन्वॉल्व इन डिजीज़। अब आपने वो प्रोटीन आइसोलेट की है जो कि जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ हो रही है, और इसमें उन्होंने टेंटेटिव हिसाब लगाया कि 2 से 5 साल लगते हैं कि किसी आइडेंटिफाइड हुई हुई डिज़ीज़ में से आप वो प्रोटीन चूज़ करें या वो प्रोटीन फाइंड करें जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। उसके बाद फाइंड अ ड्रग इफ़ेक्टिव अगेंस्ट डिजीज़ प्रोटीन उसके बाद वो ड्रग आपने फाइंड करनी है जो डिजीज़ प्रोटीन के अगेंस्ट एक्ट करे। इस पर अगेन 2 से 5 साल लगते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन करनी है प्री क्लिनिकल ट्रायल टेस्टिंग में। ठीक है, जिसमें 1 से 3 साल लगते हैं जब आप उसको क्लिनिकली टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स आ जाते हैं जो कि 2 से 10 साल लगते हैं जब ह्यूमन के अंदर आप उसको क्लिनिकली एक्सेप्ट करवाने के लिए ट्रायल्स पे रखते हैं, डिफरेंट स्टडीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो भी ऐसे करते हैं कि किसी इंसान को नुकसान भी ना पहुंचे उस क्लिनिकल ट्रायल से। ठीक है, और देन यू कैन सी कि FDA अप्रूव करता है, उसे 2 से 3 साल लगते हैं FDA को भी अप्रूव करने में। सो इट टेक्स नॉर्मली अराउंड मिनिमम जो है
आप कह लें कि 5, 6, 7, 8, 9 साल लगते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम जो हैं वो कितने होंगे, 10 और 13 और 10, 23 और 3, 26 ईयर्स मैक्सिमम लगते हैं किसी भी ड्रग को आने में। मतलब 10 से 25 साल का जो अरसा है, इतने अरसे में कोई भी ड्रग मार्केट में आए तो वो एक परफेक्ट ड्रग होगी, बिकॉज उस पर वो सारी रिसर्च हुई होगी जो उसकी बैकग्राउंड में ज़रूरी है। एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन द डिस्कवरी प्रोसेस। The application of bioinformatics cut across all the processes of drug discovery, thereby reducing the bioinformatics का क्या रोल है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ये रोल है कि उसने बहुत सारी चीज़ों को कट डाउन कर दिया है। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ड्रग फेलियर, ड्रग फेल हो जाए इस रिस्क को उसने बहुत रिड्यूस कर दिया, क्योंकि सारा काम आप ड्राई लैब में कर लेते हैं, ठीक है। सारा काम आप ड्राई लैब में कर लेते हैं, आपके देख लेते हैं कि कैसे जो है आपकी ड्रग जो है वो उस प्रोटीन को कैसे ऐड कर रही है, जो डिजीज़ प्रोटीन है वो सारा कुछ आप कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल स्ट्रक्चर से मॉडलिंग करके ये वो करके आप देख लेते हैं, इसलिए यू नो कि इस ड्रग ने फेल होना है या नहीं होना, ठीक है। मेकिंग इट अ बिग चीपर, एक आपने ड्रग ऐसे डिज़ाइन करनी है कि उसको थोड़ी सी सस्ती हो ताकि आम पब्लिक भी उसको यूज़ कर सके। रिड्यूसिंग द टाइम स्पेंट इन द डिस्कवरी, ठीक है। उसके बाद आप उस टाइम को रिड्यूस करें जो कि उसकी डिस्कवरी में यूज़ हुआ है, ज़्यादातर काम ड्राई लैब में होगा। एंड ऑल्सो ऑटोमेट्स द एंटायर प्रोसेस देयर बाय रिड्यूसिंग द ह्यूमन इंटरवेंशन, और सारे का सारा जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट कर दें, यानी कि इंसानों की उससे कम इंटरवेंशन हो, ज़्यादा काम जो है वो ड्राई लैब में हो और कम से कम काम जो है वो वेट लैब में हो। सो टारगेट आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, वन नीड टू नो अबाउट द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द डिजीज़। अब आपने ये देखना है कि मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है डिजीज़ की, मतलब उसके कौन कौन से मॉलिक्यूलर पाथवेज हैं जो कि इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स मेथड्स हैव बीन यूज्ड टू वर्चुअली स्क्रीन टारगेट फॉर कंपाउंड दैट बाइंड्स एंड इनहिबिट्स द प्रोटीन्स, ठीक है। पहले आपने ये देखना है कि मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है डिजीज़ की, फिर आपने ये देखना है कि जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के मेथड्स हैं वो किस लिए, वर्चुअली स्क्रीन टारगेट फॉर कंपाउंड दैट बाइंड्स एंड इनहिबिट्स द प्रोटीन, वो आपने ऐसे डिज़ाइन करना है कि आप वो कंपाउंड जो है आइडेंटिफाई कर सकें जो कि बाइंड हो और उस प्रोटीन को इनहिबिट करे जो कि डिज़ीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। टारगेट वैलिडेशन क्या होगी, अ टारगेट नीड्स टू बी एवेलुएटेड टू इंश्योर दैट मॉड्यूलेशन ऑफ द टारगेट विल हैव द डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक वैल्यू। अब आपने देखना है कि टारगेट नीड्स टू बी एवेलुएटेड टू इंश्योर दैट मॉड्यूलेशन ऑफ द टारगेट विल हैव डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट। अब वो जो टारगेट है, वो जो डिजीज़ प्रोटीन है, आपने उसको भी देखना है कि वो उस पर थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट उतना पड़ रहा है जितनी कि उसको ज़रूरत है उसको ठीक करने के लिए। क्या आप वो इतना पावरफुल है आपकी ड्रग कि वो जाके डिजीज़ प्रोटीन के असर को ज़ाइल करेगी, या उसको थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट कहते हैं कि उसको ठीक करेगी अपनी दवाई के असर से। दिस प्रोसेस कैन बी एक्सेलरेटेड विद बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स, देयरफॉर स्पीड अप द टारगेट वैलिडेशन स्टेप सिग्निफिकेंटली, ठीक है। कि ये प्रोसेस जो है ये भी एक्सेलरेट होता है बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स के साथ, और उसकी जो वैलिडेशन के स्टेप को इंक्रीज़ करता है सिग्निफिकेंटली, ठीक है। In lead identification, high throughput screening is a major strategy for the discovery of new leads. With bioinformatic, protein targets are screened against database of small molecule compounds to see which molecules bind strongly to the target. अब आपके पास डेटाबेस में इतना डाटा अवेलेबल होना चाहिए, एक से ज़्यादा ड्रग जिसको आप टारगेट प्रोटीन पर टेस्ट कर सकें कि कौन सी वाली प्रोटीन जो है वो जाके ज़्यादा टारगेट को अचीव करती है, मतलब कि वो जो डिजीज़ प्रोटीन है उसके असर को ज़ाइल करती है, ठीक है। सो यू हैव द डाटा ऑलरेडी अवेलेबल इन योर डाटा बेसिस, और आप डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हैं कि कितनी किस्म की ड्रग्स जो हैं वो एक टारगेट प्रोटीन्स के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो लेड ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि द कंप्यूटेशनल टेक्निक यूज इन रिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लेड कंपाउंड इज QSAR, द क्वांटिटी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप।
The information from QSAR can be used to suggest new chemical modifications for synthesis and testing. अच्छा, अब ऑप्टिमाइजेशन में ये होगा कि रिफाइन कैसे करना है आपने क्वांटिटी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, मतलब कि कितना क्वांटिटी जो है वो चाहिए होगी किसी भी ड्रग के लिए, ठीक है। सो द कंप्यूटेशनल टेक्निक यूज इन रिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लीड कंपाउंड इज QSAR, के कितना जो अमाउंट है वो चाहिए फॉर दी टारगेट, यू कैन से अचीविंग द टारगेट, ठीक है। क्वांटिटी स्ट्रक्चर एक्टिविटी, कितनी क्वांटिटी चाहिए कि वो जो है वो उस फंक्शन को परफॉर्म कर सके। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम QSAR कैन बी यूज टू सजेस्ट न्यू केमिकल मॉडिफिकेशन फॉर सिंथेसिस एंड टेस्टिंग, और फिर आपको ये भी इंफॉर्मेशन उससे मिल जाएगी कि न्यू केमिकल मॉडिफिकेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए सिंथेसिस और टेस्टिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाती है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, के प्री क्लिनिकल ट्रायल्स का जो है वो क्या रोल है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में कैसे आप उसको लेके जा सकते हैं। टेस्ट इज़ डन विद और विदाउट द यूज़ ऑफ एनिमल्स, ठीक है। पहले क्या होगा कि टेस्ट इज़ डन विद और विदाउट द यूज़ ऑफ एनिमल्स, के पहले आप उसको टेस्ट करेंगी विद और विदाउट द यूज़ ऑफ एनिमल्स। पर्पज़ क्या है, टू लिमिट द रिस्क ऑफ नोवल ड्रग्स, ठीक है। कि कोई भी आप देख लें कि कोई भी रिस्क जो है वो आपने देख लेना है कि वो एनिमल्स को अगर कोई नुकसान पहुंचा रही है, कोई डिजीज़, तो जाहिर सी बात है वो नोवल है, उस पहले तो नहीं आई। सो यू हैव टू सी दी रिस्क कि आपने किस तरीके से उसको काउंटर बैलेंस करना है। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग इन्वॉल्व्स फार्मेकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में फार्मेकोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है, टॉक्सिकोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है और फार्माकोकाइनेटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। So roles in clinical trials, the bioavailability and bioactivity of drugs are absorption, distribution, metabolism, excretion, toxicity and efficacy। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है उस एक्टिव ड्रग के अंदर, ये सारी चीज़ें कि सारी चीज़ों का असर जो है वो सही है या नहीं है। Although these properties are usually measured in the lab, they can also be predicted in advance with bioinformatics such as ये कुछ टूल्स उन्होंने दिए हैं कि ये लैब में परफॉर्म करने से पहले ही आप लोगों को इन टूल्स के ज़रिए पता चल सकता है कि ये जितने भी रूल्स हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के, इनका क्या असर होगा उस डिज़ीज़ के ऊपर, ठीक है। यानी ये जो हमने ड्रग फाइंड की है वो लैब में टेस्ट करने से पहले ही बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स की वजह से ही हमें उसका पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिफाई ड्रग, वही बात कि आपने पहले आइसोलेट की, पहले आपने आइडेंटिफाई की डिज़ीज़, फिर उसने प्रोटीन आइसोलेट की, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और बायोफ्रेम उसमें इन्वॉल्व है, फिर हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग है, फिर वर्चुअल स्क्रीनिंग है, इनमें प्री क्लिनिकल टेस्टिंग है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मॉडलिंग इसमें इन्वॉल्व है, इन विट्रो एंड इन सिलिको एनिमल मॉडल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो कंक्लूजन हमारी क्या है कि द ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट process is a long and expensive one. It starts from target identification to clinical trials before it is being approved. कि कोई भी जो ड्रग है उसकी डेवलपमेंट एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, ठीक है, जो कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होता है कि कैसे आपने प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना है जो डिजीज़ प्रोटीन है, और कैसे क्लिनिकल ट्रायल से आपने से एक मतलब ख़त्म करना है इस डिज़ीज़ को बिफोर इट इज़ बीइंग अप्रूव। क्लिनिकल ट्रायल से पहले ही आपने कंफर्म कर लेना है। Therefore, before any newly discovered drug is placed on the market, it must undergo extreme clinical and clinical tests and get a regulatory approval. इसीलिए हर डिज़ीज़ जो कि न्यूली डिस्कवर होती है मार्केट में आने से पहले उसको प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल दोनों तरीक़ों से टेस्ट कर लेना चाहिए, और फिर कोई रेगुलेटरी बॉडी उसको अप्रूव करे, तो जैसे कि FDA है, तो तभी वो मार्केट में आ सकती है। Due to the limitation of throughput, accuracy, and cost, experimental techniques cannot be applied widely. Therefore, in recent times, the drug discovery process has shifted to the use of bioinformatics. क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है किसकी, थ्रूपुट की, मशीनरी की, एक्यूरेसी की, कॉस्ट, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, इसलिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सहारा लिया जाता है कि लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले ही आप लोगों को पता चल जाए बाय यूजिंग द डिफरेंट टूल्स कि ये ड्रग जो है ये किस किस्म के जो है इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं या फिर क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसके बावजूद भी आपने क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में उसको टेस्ट करना है।
Bioinformatics approach has been of great importance to develop fast and accurate target identification and prediction method for the discovery. बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहरहाल एक बहुत इम्पोर्टेंस रखती है इस चीज़ में कि बहुत फास्ट और एक्यूरेट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, वो चीज़ डिजीज़ प्रोटीन देखने के लिए, और फिर ये कि कैसे आपने वो कौन सा मेथड को प्रिडिक्ट करना है उसकी डिस्कवरी के लिए, या उसको कैसे आपने ट्रीट करना है. ठीक है. So this is all about the today's lecture. Thank you very much.